हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेश वर्मा दीवान इंटर कॉलेज हापुड़ से आज आपको इंग्लिश पोएट्री का दूसरा पार्ट द ट्रू ब्यूटी वो आज आपको करा रहा हूँ। ये पोयम आज से लगभग 400 साल पुरानी है, जिसे थॉमस कैरियू ने लिखा था। और इतनी शानदार पोयम जो 400 साल पहले भी बहुत सारगर्भित थी और आज भी है। इस पोयम में दो स्टेंजा हैं जो दो मैं आपको कराऊंगा अभी। पहले स्टेंजा और दूसरे स्टेंजा में ट्रू ब्यूटी का अर्थ बताया गया है और वो मीनिंग क्या है कि पहले स्टेंजा में फिजिकल ब्यूटी और दूसरे स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। तो पहले कोशिश करते हैं आपको वर्ड बाय वर्ड इस पोयम को समझाने की कि क्या पोयम क्या कहती है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वो मैं एक बार दिखाता हूं। ये पोयम देखिए। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fire. As old times makes these decay, so his flames must waste away. इसका मतलब क्या है, इसे समझिए। ये पहला स्टेंजा बता रहा है फिजिकल ब्यूटी के बारे में, यानी ही दैट लव, वह व्यक्ति जो प्यार करता है, रोजी चीक मतलब गुलाबी या लाल गालों से, और ए कोरल लिप एडमायर्स या मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक या सितारे जैसी चमकती हुई आंखों की ख्वाहिश तमन्ना करता है। और ये जो तीनों लक्षण दिए हुए, रोजी चीक, कोरल लिप और स्टार लाइक आइज, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, यानी ये फिजिकल सिम्टम्स, ये शारीरिक सुंदरता के ये लक्षण उसके प्यार की आग को भड़काने का काम करते हैं। लेकिन इन दो लाइनों में देखिए क्या कह रहा है कवि। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, कि जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, ये सारे लक्षण खत्म होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो उसकी जो प्यार की आग है वो भी नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये पूरा पैराग्राफ फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताता है, जो आउटर ब्यूटी है। अभी दूसरे पैराग्राफ, जो इसका लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट स्टेंजा है, इसे भी समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन जो इकसार रहने वाला, स्थिर रहने वाला जो मन होता है, जेंटल थॉट्स, जिसके सरल विचार होते हैं, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं होती हैं, हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और जिसके दिल में सबके लिए बराबर प्यार होता है। तो यहां जो तीनों लक्षण लिए गए हैं, जैसे ऊपर तीनों लक्षण लिए गए थे फिजिकल ब्यूटी के, ये तीनों लक्षण लिए गए हैं, ये है इनर ब्यूटी या स्पिरिचुअल ब्यूटी के। तो जिसका मन मस्तिष्क शांत होता है, जिसके विचार शालीन होते हैं, जिसकी इच्छाएं शांत होती हैं, उसके अंदर जो प्यार होता है वो किंडल नेवर डाइंग फायर्स, यानी वो कभी खत्म नहीं होता। उसकी प्यार की लो हमेशा टिमटिमाती रहती है, वो इमोर्टल होती है, एवर लास्टिंग होती है, फॉर एवर होती है। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज, यानी इन दो लाइनों में कवि ने बताया है कि अगर ये सारे लक्षण, ये जो आउटर लक्षण को छोड़कर इनर ब्यूटी अगर नहीं है किसी के अंदर, वेयर दीज आर नॉट, अगर उसके अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, आई डिस्पाइज, तो मैं नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स और आई, चाहे उसके कितने ही खूबसूरत गाल हों, चाहे कितने खूबसूरत होठ हों, या कितनी ही खूबसूरत आंखें हों। यानी जो ब्यूटी है, रियल ब्यूटी, वो ब्यूटी ऑफ ब्रेन है, ब्यूटी ऑफ माइंड है, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर है, या ब्यूटी ऑफ इनर सेल्फ है। आउटर ब्यूटी तब तक बेकार है जब तक इनर ब्यूटी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको पोयम पढ़ के बताई है, बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार पोयम है, और आज के संदर्भ में भी उतनी ही सही है जितनी पहले थी है। अब इस पोयम में आपने जो दो बातें देखी, दो स्टेंजा इसके देखे। पहला स्टेंजा बता रहा है आउटर ब्यूटी के बारे में, दूसरा स्टेंजा बता रहा है इनर ब्यूटी के बारे में। आउटर ब्यूटी को हम फिजिकल ब्यूटी भी कह सकते हैं, और इनर ब्यूटी को स्पिरिचुअल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये आउटर ब्यूटी
चाहे कोई कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, वो तब तक बेकार है अगर उसके अंदर इनर ब्यूटी नहीं है। तो बच्चों, ये तो पोएम का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया कि कोई भी व्यक्ति खूबसूरत कब हो सकता है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं कि आपको इसे किस तरह से याद करना है। पहली बात, जो आप ये पोएम पढ़ेंगे, इसमें जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उनको एक कॉपी पर अलग लिख लीजिए और उनके मीनिंग्स किसी भी डिक्शनरी से, डिक्शनरी आपके पास होगी, डिक्शनरी नहीं है तो आप गूगल की हेल्प से वो सारी चीजें ले सकते हैं। तो मुश्किल शब्द जब आप याद कर लोगे तो ये पोएम पढ़ना और समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आपने पोएम को समझ लिया, एक एक शब्द का आपको मतलब पता चल गया, उसके अलावा आपको यह भी पता चल गया कि पोएम में दो जो स्टैंजा हैं वो कितनी खूबसूरती से अपनी बात को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें क्या विशेष चीजें कवि ने लेने की कोशिश की है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले पैराग्राफ में दो फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। पहला फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर और दूसरा सिमली। फिगर ऑफ स्पीच आपके पढ़े हुए होंगे, तो फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। यहां कौन कौन से अलंकार लिए गए हैं ये मैं आपको बता दूं। पहली लाइन में था ही दैट लव्स ए रोजी चीक्स, जो गुलाबी गालों से प्यार करता है। तो रोजी चीक्स यहां पर गाल की जो तुलना की गई है वो गुलाब से की गई है, ये मेटाफर है कि गालों को गुलाबी बताया गया है। उसके बाद दूसरी ही लाइन में लिखा हुआ है और एक कोरल लिप एडमायर्स, जो मूंगिया होठों की प्रशंसा करता है। यानी होठों की तुलना किससे की गई? मूंगे से, कोरल से। तो यहां होठों को सीधे सीधे जब कोरल बता दिया गया तो यहां पर भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये दो रोजी चीक और कोरल लिप, ये दोनों लाइनों में मेटाफर अलंकार या मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया। तीसरी लाइन में है स्टार लाइक आईज, सितारे जैसी चमकती हुई आंखें। ये सिमली है और आप जानते हैं सिमली में एज, सो या लाइक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब हम तुलना करते हैं किसी चीज की। तो ऊपर जो तुलना हो रही थी वहां पर एज सो लाइक नहीं लगा हुआ था, इसलिए वो मेटाफर था। अब तीसरी लाइन में स्टार लाइक आईज यानी सितारे जैसी चमकती हुई आंखें, तो यहां पर ये सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये ब्यूटी है इस पोएम की कि बड़े खूबसूरती से बहुत शानदार शब्दों का सिलेक्शन करते हुए थॉमस कैरियू ने आज से 4 शताब्दी पहले ये पोएम लिखी और इसमें ये समझाने की कोशिश की कि हम सच्ची सुंदरता किसको कह सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो जैसा 11th क्लास में आपने देखा होगा कि पोएट्री में दो प्रश्न इम्तिहान में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन का होता है और दूसरा प्रश्न सेंट्रल आइडिया का होता है। तो एक्सप्लेनेशन में एक पूरा स्टैंजा या स्टैंजा का एक पार्ट दिया होता है और उसको आपको समझाना होता है ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने हिंदी में देखा होगा पद में कि पहले आप संदर्भ सहित व्याख्या जो करते हैं, तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो यहां पर हम जो एक्सप्लेनेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अब रेफरेंस कैसे लिखना है ये आप जानते ही हैं। जब पैराग्राफ इसमें से दिया हुआ होगा तो उसे आप एकदम से पहचान लेंगे। जब उसमें ये 3 शब्द आपको मिल जाएंगे, चीक्स, लिप्स एंड आईज, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये ट्रू ब्यूटी पोएम से लिया गया है। तो पहली लाइन रेफरेंस में आप क्या लिखते हैं कि दिस स्टैंजा या दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय, रिटन बाय नहीं, पोएट्री है तो कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियू, क्योंकि जो पोएट हैं उनका नाम थॉमस कैरियू है जिन्होंने रचा है। ये रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे?
कॉन्टेक्स्ट में अगर पहला पैराग्राफ है तो आपको क्लियर पता है कि ये फिजिकल ब्यूटी के बारे में बता रहा है, और दूसरा पैराग्राफ है तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये स्पिरिचुअल ब्यूटी या रियल ब्यूटी या इनर ब्यूटी के बारे में बता रहा है। तो आप सिंपली लिख देंगे कि दीज लाइन्स शोज द इनर ब्यूटी ऑफ ए पर्सन। अगर दूसरा पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है तो दीज लाइन्स शो द आउटर ब्यूटी और द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ ए पर्सन दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज फॉर टेम्परेरी टाइम, फॉर ए लिमिटेड टाइम। तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इसमें इलेबोरेट नहीं लिखना, लेकिन जिस समय आप एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें, उन सेंटेंसेस में सिंपल वर्ड्स इस्तेमाल करें। जैसे पहला पैराग्राफ ही अगर हम लेते हैं, पहला पैराग्राफ क्या था, ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स or from star like eye does seek fuel to maintain his fires, as old time makes these decay, so his flames must waste away। अब इसे एक्सप्लेन कैसे करना है? एक्सप्लेन पहले भी आपने किया होगा। एक्सप्लेन करने का तरीका यही होता है कि 4 या 6 लाइन को आप अपनी भाषा में थोड़ा सा बड़ा करके लिखें। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट the external beauty is for time being. It is temporary because external beauty depicts external features only. If a person likes physical beauty, if he loves rose-like cheeks, if he loves red lips, if he loves shining bright eyes, that means these are temporary features of a person, because in old age these features finish, these features vanish. So the love for physical beauty also vanishes। यहां पर लिखा हुआ है, एक देखिए इसमें पहले पैराग्राफ में लव के लिए कौन से वर्ड्स यूज किए गए, फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, यानी फायर के रूप में वो लव पैदा होता है जो फिजिकल ब्यूटी का होता है। लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी, जो स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए वर्ड यूज किए गए, किंडल नेवर डाइंग फायर, यानी वो रोशनी टिमटिमाती रहती है, भड़कती नहीं है, क्योंकि जो भड़कने वाली आग होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है, और जो टिमटिमाने वाली रोशनी होती है वो हमेशा बनी रहती है। तो यही सारी बातें इसमें बहुत इजीली आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के रूप में। और आप चाहें तो लास्ट में स्पेशल कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि इन दिस पैराग्राफ द पोएट हैज यूज्ड 2 फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज इज लाइक अ रोजी चीक एंड ए कोरल लिप, हियर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, एंड इन स्टार लाइक आईज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड। तो ये स्पेशल कमेंट्स में आ सकता है। इसके अलावा अगर आप इसका सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो सेंट्रल आइडिया पूरी पोएम का लिखा जाता है, किसी पैराग्राफ का नहीं। और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है इस पूरी पोएम का एसेंस या पूरी पोएम का निचोड़ क्या है। और वो सेंट्रल आइडिया आप 4 लाइन में भी लिख सकते हैं, 6 लाइन में भी लिख सकते हैं, उसे जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबा खींचें। तो ये सारी चीजें इस ट्रू ब्यूटी पोएम में आपको ध्यान रखनी है। पहली बात जो याद रखनी है, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स सारे एक अलग कॉपी पर नोट कर लेने हैं, उन्हें याद करना है, ताकि कभी भी जब आप इसे पढ़ने बैठते हैं तो आपको समझने में आसानी रहे। दूसरा काम, इसके दोनों पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशन खुद लिखकर देखने हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, और उसके बाद इसमें क्या ब्यूटी है उसको आपको सिंपल सेंटेंसेस में अपनी भाषा में जैसा भी आप लिख सकते हैं उसे लिखने की कोशिश करनी है। और तीसरा काम है इसका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यानी पूरी पोएम का जो भी एसेंस होगा, जो भी सार होगा, जो जीस्ट होगा, वो आपको बताना होगा। अब ये आप किस तरह से बताते हैं इसे भी आप लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। जब आपकी लैंग्वेज होगी तो वो ज़्यादा बेहतर होगी, ज़्यादा बढ़िया होगी, और उसका प्रभाव भी हमेशा ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें द ट्रू ब्यूटी पोएम को, इसको समझने की, इसे याद करने की भी, और इसके बारे में सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन, 2 एक्सप्लेनेशन है इसके और एक सेंट्रल आइडिया है, तो इन्हें आप लिखने की कोशिश करेंगे। पहले में स्पिरिचुअल ब्यूटी, दूसरे में स्पिरिचुअल ब्यूटी, और पहले में फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया गया है।
एक बात इसमें मैं और जोड़ूंगा, सिर्फ 2 मिनट की। अगर अभी 2 मिनट होंगे, शायद 20 मिनट के करीब हो गए होंगे, लगभग 5 मिनट बचे हैं अभी। चलिए, तो 5 मिनट में मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रू ब्यूटी क्या है, तो आप क्या बताओगे? अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है ब्यूटी की। व्हाट इज ब्यूटी? जॉन कीट्स कहता है कि ब्यूटी इज स्किन डीप, कि जो खूबसूरती होती है वो हमारी स्किन में नहीं होती, वो अंदर होती है। एक लाइन और भी है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। आपको हो सकता है कोई भी खूबसूरत लग सकता है। अगर मैं एक आपसे एग्जाम्पल पूछने लगूं कि हु इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन योर ओपिनियन, तुम्हें कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है? तो हो सकता है कि आप किसी मिस वर्ल्ड का नाम लें, हो सकता है किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस का जो आपकी फेवरेट हो उसका भी नाम ले सकते हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपकी नजर में वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन क्या कोई इससे भी खूबसूरत हो सकता है? सोच के देखिए भाई। अगर कहीं पर कीचड़ है तो किसी के लिए वो बुरी हो सकती है, लेकिन वो कीचड़ एक कुम्हार के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उस कीचड़ से, उस मिट्टी से, उस गीली मिट्टी से वो अपने बर्तन बनाता है। यहां रियल ब्यूटी की जो मैंने अब तक बात बताई थी, उसी को मैं एक एग्जाम्पल देकर क्लियर करना चाह रहा था। इसीलिए मैंने ये आपसे पूछा कि सपोज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन हु हैज ग्रेट फिजिकल फीचर्स लुक्स ब्यूटीफुल टू यू, तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन अब एक काम और करते हैं, उस खूबसूरत लेडी जो तुमने इमेजिन की होगी उसके बराबर में तुम्हारी मदर को बिठा देते हैं। अब देखकर बताइए कि दोनों में से आपको कौन ज्यादा खूबसूरत लगता है? वो एक्ट्रेस जिसको तुमने इमेजिन किया था, या तुम्हारी मदर, या तुम्हारी ग्रैंड मदर, या कोई भी लेडी जो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो? अब तुरंत तुम्हारा आउटलुक चेंज हो जाएगा। वजह क्या हुई कि अब तक जो आप देख रहे थे सिर्फ फिजिकल फीचर्स को देख रहे थे, लेकिन अब जब आपकी मदर या ग्रैंड मदर आकर बैठ गई, अब आप उनके प्यार को, उनकी इनर ब्यूटी को, जो हमेशा के लिए आपके लिए समर्पित हैं, वो चीजें आपके दिमाग में आ गई। यानी अब खूबसूरती की परिभाषा एकदम से आपके लिए बदल गई, क्योंकि वहां पर अब इनर ब्यूटी आपके लिए काम कर रही है। तो ये इनर ब्यूटी एवर लास्टिंग होती है, इमॉर्टल होती है। दैट इनर ब्यूटी फॉर एवर। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो खूबसूरती है, ये मन की खूबसूरती है जो हमेशा काम करती है और हमेशा काम करती रहेगी। तो बच्चों, ये आज की पोयम थी द ट्रू ब्यूटी, जो मैंने समझाने की कोशिश की, आपको दोनों पैराग्राफ बताने की कोशिश की। हो सकता है आपको बहुत अच्छी भी लगी हो, बहुत समझ में भी आई हो, लेकिन आप इसे एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा और इसके बारे में समझिए और इसे करके भी देखिएगा, जो इसके एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जितना आप ज्यादा पढ़ सकते हैं, जितना आप ज्यादा काम कर सकते हैं, जितनी स्टडी कर सकते हैं उतनी कर लीजिए। समय का उपयोग कीजिए, घर से बाहर ना निकले कोई भी। कोशिश कीजिए कि जब तक कोई बहुत ही जरूरी काम ना हो, आपको कहीं बाहर ना निकलना पड़े, और घर में रहकर जितनी अच्छी आप स्टडी कर सकते हैं उतनी बढ़िया स्टडी कीजिए। कभी भी कोई भी परेशानी हो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।